अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की गुत्थी हर गुजरते दिन के साथ सुलझने की बजाय मजीद उलझती जा रही है। पाकिस्तान की कीनिया जाने वाली तहकीकाती टीम, मीडिया और दीगर एजेंसीज की तहकीकात से एक बात साबित हो चुकी है कि अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त का मामला नहीं था, बल्कि एक टारगेटेड और सोचे समझे प्लान के मुताबिक कत्ल था। कीनिया में होने वाले पोस्टमार्टम से पहले भी मशकूक था, इस पर शक शुबात का इजहार किया जा रहा था। पाकिस्तान में पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में भी ज़राए ने दावा किया था कि कीनिया में पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी अरशद शरीफ के जिस्म में एक गोली छोड़ दी गई थी। लेकिन अब अरशद शरीफ केस में जो ताज़ा तरीन मोड़ आया है वो इंतहाई दिलखराश है। कीनिया की पुलिस की कहानी कभी काबिल एतबार नहीं थी। दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस फोर्स में से एक का अब का पर्दा चाक कर दिया गया है। यहाँ कुछ ऐसे हकायक हैं जो पहले कभी मंजर आम पर नहीं आए थे। निजी टीवी ने अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीर जारी करते हुए दावा किया है कि सीनियर सहाफ़ी पर कत्ल से कबल 2 से 3 घंटे तक बहीमाना तशद्दुद किया गया था। सीनियर सहाफ़ी ने अपने प्रोग्राम में बताया कि कत्ल से पहले मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ पर 3 घंटे तशद्दुद किया गया और नाखून उतार दिए गए, जबकि तशद्दुद से उनके हाथ की उंगलियां और पसलियां भी टूट गईं। गाड़ी से उतार कर इंतहाई करीब से गोली मारी गई। कत्ल मंसूबाबंदी से हुआ। सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया कि कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल के रोज शूटिंग रेंज पर 10 अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। 23 अक्टूबर की शब 8 बजे खुरम के साथ कार में जाते हुए अरशद शरीफ पर फायरिंग की गई, जबकि जिस दिन अरशद शरीफ को कत्ल किया गया उस दिन खुरम उन्हें आम की बजाय लंबे रास्ते से लेकर गया था। खुरम आमतौर पर शूटिंग रेंज वाली सड़क इस्तेमाल किया करता था, लेकिन उस रात उसने आम रास्ते की बजाय मगावी हाईवे वाला रास्ता दूर होने के बावजूद इस्तेमाल किया। तफ्तीश में भी ठीक से ताउन नहीं किया गया। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने रेंज पर मौत से मुताल्लिक पूछा, लेकिन कीनिया के हुक्काम ने मालूमात नहीं दी। इस हवाले से निजी टीवी चैनल पर जो तफसीलात रखी गई हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सीनियर सहाफ़ी की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक इंकशाफात और उनकी मैयत की तस्वीर चलाने पर तनकीद की जा रही है। सवालात उठाए जा रहे हैं और सवालात उठाने वालों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल हैं। आज उन्होंने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए सवाल किया कि एक टीवी एंकर के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीर कैसे आ गई। जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल, मेरा पहला सवाल ये है कि एक टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई, जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स मांग रही हैं उनके पास तो नहीं आई, टीवी एंकर के पास कैसे आ गई। और मेरा नंबर 2 सवाल ये है कि कौन इसकी तहकीकात करेगा, कौन अब कीनिया से क्यों नहीं इन्होंने कीनिया फौरी तौर पर लेटर लिखा कीनियन अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए पूछने के लिए कि शुरू का तो बयान यह था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पर मारा गया है। दूसरी जानिब फैक्ट फोकस और वॉइस ऑफ अमेरिका की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भी यह कत्ल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया की पुलिस ने जिस गाड़ी को चोरीशुदा करार देकर सहाफ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली चलाई, उसके मालिक का कहना है कि पुलिस को इल्म था कि असल गाड़ी नैरोबी शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद है, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली नैरोबी से 100 किलोमीटर से भी ज़ायद दूर मकाम पर चलाई गई। चोरीशुदा गाड़ी के मालिक डगलस कमाऊ ने तहकीकाती सहाफ़ियों के ग्रुप फैक्ट फोकस को एक तहरीरी बयान में बताया है कि उनकी गाड़ी में ट्रैकिंग के जदीद तरीन आलात नस्ब थे, जो गाड़ी की लम्हा बलम्हा लोकेशन से पुलिस को आगाह कर रहे थे। कमाऊ ने यह भी बताया कि पुलिस ने उनके हमरा उनकी गाड़ी रात 9:30 बजे बाजियाब करा ली थी, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी को नाका लगाकर रोकने की कोशिश और फायरिंग का वाकया पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 बजे पेश आया था। रिपोर्ट के मुताबिक चोरी होने वाली गाड़ी और जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे, दोनों गाड़ियों की जाहिरी शक्ल में जमीन आसमान का फर्क है। गाड़ी चोरी का वाकया 23 अक्टूबर को पेश आया, जब कमाऊ अपने 28 साला बेटे डंकन के हमरा नैरोबी की नगारा मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। वो अपने बेटे को गाड़ी में छोड़कर सामान लेने गए, मगर जब वापस आए तो गाड़ी गायब थी। उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाने की कोशिश की, मगर जब जवाब ना मिला। 20 मिनट की तलाश के बाद कमाऊ ने मकामी पुलिस को इत्तला दी। चूंकि गाड़ी में ट्रैकिंग के आलात नस्ब थे, तो पुलिस ने मालिक की मौजूदगी में गाड़ी को तलाश करना शुरू कर दिया। कमाऊ के बयान के मुताबिक उनकी गाड़ी मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर 311 के ट्रैकर के सिग्नल मौसूल हो रहे थे और इसकी लोकेशन का उन्हें और पुलिस को पता चल रहा था। सिग्नल्स को देखते हुए पुलिस उन्हें लेकर नैरोबी के मज़ाफ़ाती इलाके कैमरेन पहुंची। इसी दौरान उन्हें अपने बेटे का फोन आ गया। वो अपनी मां से मिलने चला गया था। जब उनसे पूछा गया कि उनका बेटा उनको बताए बगैर क्यों चला गया, तो उन्होंने इशारतन बताया कि कुछ खानदानी मसाइल चल रहे थे। अगर मजीद शवाहिद को देखा जाए तो भी पता चलता है कि कीनिया पुलिस की जानिब से दिए गए दोनों बयान झूठ का पलंदा है, क्योंकि गाड़ी चोरी होने का वाकया रात 7 बजे था, जिसकी पुलिस को इत्तला 7:20 पर दी गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चोरीशुदा गाड़ी 9:30 बजे तक बरामद कर ली गई, जबकि अरशद शरीफ को गोलियां रात 10 बजे मारी गई। हुकूमत ने अरशद शरीफ की हलाकत की तहकीकात के लिए एक टीम कीनिया भेजी थी, आ चुकी है। इस वक्त कीनियन पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, कीनिया में क्या तहकीकात हो रही हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी इरम अब्बासी कीनिया से हमें ज्वाइन कर रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम इरम अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता रोज़ जो दिल दहला देने वाली तस्वीर अरशद शरीफ साहब की सामने आई हैं, यकीनन उससे हर शख्स दिल गिरफ्ता है, ख़ासतौर पे सहाफ़ती बरादरी जो है उसमें भी गम गुस्सा पाया जाता है। लेकिन जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला नहीं था, कोई हादसा नहीं था, ये तो एक प्लान्ड असैसिनेशन है। ये कहिए कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कीनियन पुलिस ने भी की थी, वो कहीं सामने नहीं आई। अब कीनिया पुलिस से आपका राब्ता हुआ, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या बता रहे हैं, आप क्या स्टेटमेंट देते हैं वो? जी, पुलिस स्पोक्स पर्सन से जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी उनसे बात हुई और अभी तो वो फ़ोन नहीं उठा रही। नई पुलिस स्पोक्स पर्सन आ चुकी हैं, कल ही उन्हें तैनात किया गया है। जो उनसे पहले के आउटगोइंग पुलिस स्पोक्स पर्सन थे, उनसे मेरी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि पुलिस इस मामले में कोई बयान नहीं दे सकती क्योंकि वो खुद ज़ेरे तफ्तीश है। यहाँ पर जो इदारा पुलिस की तफ्तीश, ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि यहाँ पे जो इदारा इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो केनियन पुलिस के बेजा इस्तेमाल, ताकत के इस्तेमाल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उस इदारे को कहा जाता है इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी। वो एक इदारा है जो कि इस वक्त इस केस में पुलिस के बेजा ताकत के बेजा इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। और उनके सामने जब मैंने ये डगलस कमाऊ की भी फैक्ट्स या ये जो उनकी स्टेटमेंट थी वो रखी, तो उनका ये कहना था कि किस वक्त गाड़ी को मिक्स क्यों किया गया, क्योंकि ये दो बहुत मुख्तलिफ गाड़ी हैं। मर्सिडीज स्प्रिंटर एक डिलीवरी वैन है, लैंड क्रूजर, दोनों बहुत मुख्तलिफ दिखती है, मॉडल डिफरेंट है, रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है, उसको क्यों मिक्सअप किया गया, ये पहलू भी जेरे तफ्तीश है। और साथ ही साथ ये जो वक्त का डिफरेंस है कि 9:30 पे गाड़ी मिल गई, 10 बजे वाक़या अरशद शरीफ के साथ पेश आया, ये भी जेरे तफ्तीश है। लेकिन पुलिस इस मामले पर बात नहीं कर रही और उनका ये कहना है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो कोई बयान नहीं दे सकते इस हवाले से। और जहाँ तक आपने बात की, जो तस्वीर सामने आई हैं वो कितनी मुसद्दका है, इस हवाले से यहाँ पर अथॉरिटीज़ ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पर कुछ मकामी टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने और कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को एट्रीब्यूट करके ये खबर तो दी है, लेकिन इस हवाले से अभी केनिया में सरकारी सतह पर नहीं। साहब, पाकिस्तानी सफारत खाने का किरदार इस सारे मामले पर क्या है? क्या पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई दबाव बढ़ाया गया है तहकीकात के हवाले से? क्योंकि आप जैसे बता रही हैं सहाफ़ियों से तो पुलिस उस तरह से ताउन नहीं करी या रिलक्टेंट है, हिचकिचा रही है। क्या पाकिस्तान एम्बेसी ने उनसे कहा कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो एटलीस्ट दें जो पोस्टमार्टम आपने किया था, या उनको प्रेशराइज किया जाए इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान हाई कमीशन और वहाँ पे जो कमिश्नर हैं सकलैन सईदा से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई और उनका ये कहना था कि वो इस मामले में जो है केनियन अथॉरिटीज़ कम्प्लीटली ताउन कर रहे हैं। जो 2 रुकनी टीम आई थी पाकिस्तान, उसके साथ मुकम्मल ताउन किया गया है। जो भी उनकी फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो उनको मुहैया की गई हैं और उन्होंने तो इत्मीनान का इजहार किया था। लेकिन साथ ही साथ बात करने से, माजरत करने से, इसके हवाले से क्या था कि ये जो है फैक्ट फाइंडिंग मिशन यहाँ का और वहाँ का जो है पाकिस्तान के, वो अपनी रिपोर्ट में जो बताएंगे वही बताएंगे। वो इस केस पे किसी किस्म की उनके पास मालूमात नहीं है। मैंने ये भी सवाल रखा कि अरशद शरीफ की मालूमात किसके पास है, क्योंकि बाज़ केनियन अथॉरिटी से बात करें तो उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के पास हैं। आप पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से इस हवाले से मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन जो मेरी उनसे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी उसके मुताबिक उनका यही कहना था कि दोनों इन्वेस्टिगेशन टीम्स कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे। ठीक, देखिए खुरम और वकार का किरदार खासा अहम बताया जा रहा है और फिर आप उस फार्म हाउस पर भी पहुंची थी जहां पर खुरम और वकार रहते हैं और जहां अरशद शरीफ साहब भी मौजूद थे, 2 माह से केनिया में रह रहे थे। बहुत सारे सवालात सर उठाते हैं कि अरशद शरीफ किसके कहने पर केनिया आए थे, 2 महीने से वो केनिया में क्या कर रहे थे, खुरम और वकार का उनके साथ क्या ताल्लुक था? तो इस हवाले से जो तहकीकात आपने की है उसमें क्या बातें सामने आई? जी, मैं क्योंकि आप ये बता सकती हूँ कि खुरम अहमद कराची से निकले थे 19 अगस्त को, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो छाया हो चुका है मीडिया पे कि 20 अगस्त को जो है वो अरशद शरीफ केनिया पहुंचे थे। खुरम अहमद जो है वो 19 अगस्त को कराची से निकले थे दुबई से होते हुए, वो भी उसी दिन 20 अगस्त को जो केनिया पहुंचे थे। अगर हम खुरम अहमद और वकार अहमद की बात करें तो ये एक वेल नोन बिजनेस फैमिली यहाँ पर बताई जाती है और वो यहाँ पर जो है वो कारोबारी शख्स है और जो है जाने पहचाने जाते हैं। उनके लॉयर से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वे दोनों मीडिया से बात नहीं करेंगे।
लेकिन उन्होंने केनियन पुलिस को भी अपना बयान दिया है, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम आई थी उसको भी अपना बयान दिया है, और उनके बकौल उन दोनों का यही इरादा है कि केनिया में ही रहेंगे जब तक कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अगर फरहान अहमद की गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो पिछले 15 सालों में उनका पाकिस्तान आना जाना रहता था, मोस्टली उनकी डेस्टिनेशन केनिया ही होती थी। 2008 में वो 7 दफ़ा आए, 2009 में वो 6 दफ़ा पाकिस्तान गए, 2010 और 11 में 12 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान गए थे, और मोस्टली इन ट्रिप्स में उनकी डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन केनिया ही थी। ठीक, और देखिए अरशद जी, और अरशद शरीफ साहब भी केनिया, ये कहा गया कि जी उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो केनिया जाते। अब लेकिन वो और भी बहुत सारे ममालिक का रुख कर सकते थे, उनको भिजवाने वाले उनको और बहुत सारे ममालिक में, तकरीबन 34 ममालिक में तो भेज सकते थे। तो क्या वजह है 2 महीने से अरशद शरीफ क्या कर रहे थे केनिया में? यही सवालात जानने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम जान सकें कि अरशद शरीफ यहाँ पर किसके कहने पर आए थे, कितना महसूस कर रहे थे, और जैसा कि आपने कहा केनिया का क्यों इंतखाब किया गया। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी कुछ दिन और मौजूद हूँ और हम कोशिश करेंगे कि इनके जवाब आप तक लेकर आए। ठीक, लास्टली इरम अब्बासी साहब ये बता दीजिएगा कि एक तहकीकाती टीम जो पाकिस्तान से केनिया पहुंची थी वो क्या कोई ब्रेक थ्रू कर सकी यहाँ पर इस हवाले से? जी, ना तो केनियन अथॉरिटीज और ना ही पाकिस्तान हाई कमीशन जो है इस हवाले से कोई अपडेट दे रहा है, लेकिन और यही वजह है कि मुझे कोई मुसद्दका इत्तलात नहीं है कि उनको किस तरह के उन्होंने क्या क्या उनको जो है शवाहिद प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन दोनों, चाहे वो यहाँ की इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी हो या पाकिस्तान हाई कमीशन, दोनों का यही कहना है कि तामुन किया जा रहा है और कोशिश है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाया जाए। और कुछ बैन अवी जो सहाफ़ी इदारे हैं, जब उनके मैंने जो यहाँ पे मुकीम हैं या यहाँ काम कर रहे हैं केनिया में, जब उनसे बात की तो उनको बात यही कहना था कि ये एक पैटर्न कुछ अर्से से वो देख रहे हैं, जहाँ पर अगर आप देखें तो साजिद बलोच को स्वीडन में पुरस्कार हालात में उनकी लाश मिली, कौन था उसके पीछे, किसने मारा, इसके बारे में मालूमात अभी तक उनके सामने नहीं आई है। उससे पहले वकास गुराया जो हैं उनको यूके में उनके जो हमला आवर थे उनको लाइफ सेंटेंस, पहली दफ़ा इस नौयत का केस आया कि उनको लाइफ सेंटेंस दी गई यूके में, और वहाँ पर ये साबित हुआ कि पैसे जो हैं वो पाकिस्तान को भेजे गए थे। इसीलिए जो सहाफ़ी इदारे हैं जो कि इंटरनेशनल हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका ये मुतालबा है कि इस केस में जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी साहबा हमारे साथ मौजूद थी। आप वॉइस ऑफ अमेरिका से वाबस्ता हैं और कीनिया में इस वक्त इस खास तौर पर पर्टिकुलर केस के लिए मौजूद हैं, वहाँ से अपडेट कर रही थी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लॉन्ग मार्च एक बार फिर रिज्यूम हो गया है और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब किया है। इस वक्त क्या मुतालबा सामने रख रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च कब रावलपिंडी पहुंचेगा, इन तमाम तर मामलों पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क इस वक्त शदीद अफरा तफरी और सियासी अबतरी का शिकार है। तहरीक इंसाफ का सियासी जुनून अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। पूरे मुल्क में सड़कों को बंद किया जा रहा है, लेकिन ऐलानात सड़कों को खोलने और पुरअमन रहने के किए जाते हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद तो हालात और भी कशीदा हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन मारने और मर जाने पर तुले हुए हैं। पूरा मुल्क लाकानूनियत, फसादात, सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल का नमूना बना हुआ है। इस मुल्क में इस वक्त 2 ही खबरें हैं, नए आर्मी चीफ की तैनाती और इमरान खान का लॉन्ग मार्च। हुकूमत इस कोशिश में है कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का होना चाहिए, यानी इस वक्त हुकूमत अपना मैंडेट बताती है, इमरान खान और उनकी पार्टी बज़िद हैं कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का होना चाहिए। ज़मीनी हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि इस दफ़ा भी माजी की तरह किसी एक गिरोह, सियासी जमात और किसी फ़र्द वाहिद के डर से एक फ़ैसला लेने में दुश्वारी ज़रूर पेश आ रही है। चारों तरफ से इस नई तैनाती के लिए सलाह मशवरे जारी हैं। इमरान खान के बारे में भी ख्याल है कि वो इसी तैनाती को लेकर इस्तिराब का शिकार हैं। शहबाज शरीफ भी लंदन में हतमी मुशावरत के लिए मौजूद हैं, जिसके बाद वो इस मुशावरत पर इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। तकरीबन तमाम ही सियासी रहनुमा मुशावरत में मसरूफ है, लेकिन मुशावरत का ऊंट किस करवट बैठ रहा है मुतल्लिक कोई बात करने को तैयार नहीं है। लंदन में मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ से सहाफ़ियों ने सवालात किए और पूछा कि किस बारे में मुशावरत हुई, तो इसके जवाब में शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ नहीं हुआ, हम सब फैमिली वालों ने मिलकर खाना खाया। फैमिली मीटिंग थी, हम अपना बड़े भाई, भतीजे, मेरा बेटा और मेरी भतीजियाँ और फैमिली वाले बैठे थे। हमने
दोपहर की खाना इकट्ठे खाया और गपशप मारी। दूसरी जानिब जो जमात अपने सबसे बड़े रहनुमा पर कातिलाना हमले की एफआईआर सूबे में हुकूमत होने के बावजूद नहीं कटवा सकी, वो सबसे अहम तैनाती मर्जी के मुताबिक कराने की जिद लगाए बैठी है। उन्हें हमले के बाद मर्जी की एफआईआर भी चाहिए, लेकिन मतलूबा एफआईआर ना होने पर अब वो अदलिया का दरवाजा खटखटाने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ लाहौर में उनकी रिहाइशगाह जमान पार्क पर पार्टी की मरकजी क़यादत सर जोड़कर बैठी, जिसमें फैसला किया गया कि पीटीआई के अरकान पार्लियामान मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और हमले की एफआईआर के इंदराज और इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत 3 अफराद की नामजदगी की इस्तदा करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमले की एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इख्तलाफात भी सामने आए हैं। सदर और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार के बयान के बाद बार एसोसिएशन के 10 अरकान ने अलहदा बयान जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या काबिल मुज़म्मत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आइन और कानून की हुक्मरानी पर पुख्ता यकीन रखती है। एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी सियासी जमात का मातहत विंग नहीं है। बार के फोरम से प्रेस रिलीज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी के बगैर प्रेस रिलीज में सुप्रीम कोर्ट बार के अक्सरियती अरकान की राय नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिया के मुताबिक वजीराबाद फायरिंग वाक़े की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक ही वाक़े की दूसरी एफआईआर अदालती फैसले की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। किसी भी मुतासरा शख्स का बयान मुकदमे के किसी मरहले पर लिया जा सकता है, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी के बयान में कहा गया था कि इमरान खान की मर्जी की एफआईआर दर्ज ना होना रियासत की नाकामी है। शिकायत के मुताबिक एफआईआर दर्ज ना करना गैर कानूनी और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से आज से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया गया है। आज इमरान खान ने मुखातिब होकर कहा कि अब आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है और कौम आपकी तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि कौम ये देख रही है कि एक साबिक वजीर आजम अपनी एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा सकता, मगर मुझे पता है कि पूरा मंसूबा कैसे बना और किसने इस मंसूबे को प्लान किया। इमरान खान ने आज लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान पे। कौम आपकी तरफ अब देख रही है। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी जो ठीक है या नहीं। मैं अपने सारे जो मुझे पूरा पता है कि ये प्लान कब से बना, कैसे बना, वो वीडियो किसने निकाली, किस एजेंसी ने वो वीडियो निकाली। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने बरतानवी टेलीविजन के एंकर पियर्स मॉर्गन के साथ एक तफसीली इंटरव्यू के दौरान इस बात का इंकशाफ भी किया कि उन पर दोबारा हमले का प्लान भी बनाया गया है। इमरान खान ने कहा कि उन पर हमला असल में उन्हीं अशराफिया को बेनकाब करने से रोकने के लिए हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि ये ताकतवर लोग मुझे दोबारा निशाना बनाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उन्हें खौफ है कि मेरी पार्टी आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने ऊपर हमले का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और 2 अस्करी इदारे के अफसरान पर लगाते हैं। इनमें से एक का नाम तो वो एफआईआर में भी दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन दूसरे अफसर का नाम जाहिर नहीं कर रहा है, बल्कि वो ब्लैकमेल करने वाला लहजा अपनाते हुए कह रहे हैं कि वो जल्द ही चौथे शख्स का नाम भी मंजर-ए-आम पर लाएंगे, जिसने बंद कमरे में मुझे मारने का प्लान बनाया था। आज रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए फिर से इदारों पर इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी है कि इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले का इम्कान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ मंसूबे के तहत कातिलाना हमला किया गया। हर शख्स को मालूम है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। अगर मुल्क को चलाना है तो पाकिस्तान की आवाम के फैसले पर सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। कल स्पेशल ब्रांच ने जो पंजाब में जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ऊपर एक और कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी जो है वो हो सकती है और असैसिनेशन अटैम्प्ट का कातिलाना हमले का इम्कान जो है वो खान साहब के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर इस वक्त बढ़ गया। हमारा कंटेनर है वो अब बुलेट प्रूफ जो है वो होगा, कैप्सूल होगा उसमें। उसके बाद भी हमने कोशिश की है खान साहब को इस बात पे कन्विंस करने की कि वो जलसों से ख़ताब करें, वो रैली ना लीड करें, क्योंकि उसमें मुश्किल हो जाता है उसमें। तो हमारी पूरी कोशिश है इमरान खान को कि वो एहतियात करें। अब खान साहब का तवक्कल है अल्लाह पे। लॉन्ग मार्च रिज्यूम हो गया है। मुसलसल ब्लैकमेलिंग भरा लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, इदारों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त फोकल पर्सन इमरान खान
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सलमान अहमद साहब, इमरान खान बज़िद हैं कि हसास इदारे के आला अफसर का नाम FIR में शामिल किया जाए, फिर चौथा नाम लेने से मुतालिक भी कह रहे हैं जिस आला अफसर का नाम FIR में दर्ज कराना चाहते हैं उनसे आपकी मुलाकात भी हुई, मुलाकात के बाद आपने एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी किया। एक तरफ आप उन्हीं पर FIR के इंदराज का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं से मुलाकातें भी करते हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, मैंने बड़ा क्लियरली, जो मेरे वीडियो है ना, शायद रेहान आपके पास है, ठीक है, उस वीडियो में मैंने डायरेक्टली मुखातिब किया है और उनको वो ये क्यों 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने मुखातिब किया, और वो अगर आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकें वीडियो तो सारी बातें मैंने उसमें कह दी हैं। और उसमें वो ये है कि जब हमारी मीटिंग हुई थी आपने जो मुझे कहा था उसके बरक्स सब कुछ हुआ है, यानी कि कस्टोडियल टॉर्चर पाकिस्तान में हुआ, आजम स्वाति साहब के साथ हुआ, हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं उन पे तशद्दुद हुआ, अरशद शरीफ साहब जो है वो कीनिया के अंदर असैसिनेट हुए हैं, ये सब कुछ उस मीटिंग के बाद सब कुछ हुआ है। अच्छा, फिर खान साहब के ऊपर मैंने बात की कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये सारा कुछ जो है मैंने उस वीडियो, जो मैंने अभी जो वीडियो बनाया है, जो आपको मैंने भेजा भी है, उसमें मैंने इनको डायरेक्टली ये कहा है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो तो इनके नीचे आती है, इनको पता है किसने असैसिनेशन की। लेकिन सलमान साहब, ये मामला वजीराबाद में हुआ, पंजाब की प्रेमिसेस में हुआ, पंजाब जहां आपकी अपनी हुकूमत है, वजीर आला आपके हैं, पुलिस आपकी है, इंतजामिया आपकी है, मशीनरी आपके पास है, वहां पर आपको पता होने के बावजूद ये सब कुछ हो जाना, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट नहीं है? रेहान, देखें, आप इस मुल्क में रहते हैं, मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ, हमें पता है कि पावर डायनामिक्स क्या है। देखिए, मैं अभी कुछ हफ्ते पहले खान साहब के साथ हेलीकॉप्टर में डेरा इस्माइल खान गया। डेरा इस्माइल खान जो सैलाब के मुतासरीन थे उनको खान साहब ने जाके चेक्स दिए। डेरा इस्माइल से जब वापस इस्लामाबाद आ रहे थे तो हमारे जो हेलीकॉप्टर के दोनों इंजन फेल होने शुरू हुए। हमें पायलट ने बताया कि सिर्फ 7 मिनट हमारे पास रह गए कोई जगह ढूंढने के लिए कि जहाँ लैंड कर सके। अगर हम पहाड़ों के ऊपर होते तो वो हेलीकॉप्टर ने क्रैश कर जाना था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हेलीकॉप्टर को प्लेन ग्राउंड मिला, जो क्रिकेट ग्राउंड थी। ये बड़ा सीरियस इशू है जो आप बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाला। जब आप वहां गए डेरा इस्माइल तो उसमें हेलीकॉप्टर किसका था सर? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रीफ्यूलिंग के अंदर जो हेलीकॉप्टर था ना, रीफ्यूलिंग के अंदर सेडिमेंट्स डाली गई रिफ्यूलिंग के अंदर। और ये रिफ्यूल कहाँ से कराया था आपने? देखिए, ये डिटेल्स तो पायलट्स को ज्यादा पता है, मैं आपको जो मोटी बात है ना वो बता रहा हूँ कि एक तो सैबोटाज का इवेंट ये हुआ हेलीकॉप्टर पे जब हम वापस आ रहे थे डेरा इस्माइल खान से। अच्छा, फिर गुजरांवाला से इस्लामाबाद खान साहब वापस आ रहे हैं तो जो पिछली गाड़ी थी उसका इंजन जो है वो फट गया। ये मेरी नज़र में, ऑल्दो आप इस पे कह सकते हैं कि ये तो चांस हुआ है, लेकिन कितने चांसेस होंगे ये दूसरा था। फिर ये जो मैंने आपको बताया कि 22 अगस्त को मुझे इनसाइड न्यूज़ दी कि खान साहब को एलिमिनेट करने का प्लान बना दिया गया। फिर खान साहब ने 24 सितंबर को उन्होंने सारी पब्लिक के सामने ये बात की कि जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब हैं ये पीटीवी के जरिए एक ऐसा नैरेटिव कर रहे हैं कि खान साहब को दिखा रहे हैं कि इन्होंने कोई ब्लास्फेमी ये जिस तरह कर रहे हैं, और कोई अगर फैनेटिक जो है उससे अगर इनकी अगर कत्ल हो जाए तो ये तो होना ही था, क्योंकि खान साहब जो है वो ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ये नैरेटिव दोहराया गया है, ये आपके पास इसकी रिपोर्ट्स। और देखिए सलमान साहब, आज भी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से बात कर जब की है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर फुल कोर्ट कमीशन बनाने का मुतालबा कर चुके हैं। इमरान खान भी चीफ जस्टिस से कह रहे हैं जिस वक्त चीफ जस्टिस अगर इस मामले के ऊपर कोई इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं तो क्या वहां पर आप कोई सब्सटेंशियल एविडेंस रख पाएंगे, खासतौर पर हसास इदारे के अफसरान के खिलाफ या हसास इदारे के खिलाफ? अभी तक आप राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट्स या प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स का जिक्र तो कर रहे हैं, पीटीवी की कैंपेन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपका अटैक हसास इदारे के ऊपर है, क्या उनके खिलाफ को सब्सटेंशियल एविडेंस है आपके पास? सबसे पहले तो रेहान देखें, आप और मैं इसी मुल्क में रहते हैं। मॉडल टाउन मैसेकर जो था उस किसकी गवर्नमेंट थी उस वक्त, मुझे ये बताएं। शहबाज शरीफ और उनके आगे कौन था? राना सनाउल्लाह। अच्छा, इस साल जब ये खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई
25 मई को जो मैं सड़कों पे 15 घंटे था खान साहब के साथ, मैंने कभी पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर टेयर गैस और रबर बुलेट जिस तरह चली हैं, जिस तरह लोगों के घरों में जाके खवातीन को देखिए सलमान साहब, फिर आप शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह की बात करें, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। सर, हसास इदारे की जहां तक बात है, क्या उनके खिलाफ कोई एविडेंस है आपके पास? सर, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे लीडर हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने 3 लोगों का नाम लिया है। अगर मेरे लीडर इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं ना, तो वो कोई काइट फ्लाइंग नहीं कर रहे। आज उन्होंने अगर मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है कि मैं एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हुए अगर एफआईआर नहीं कटवा सकता, तो ये मुल्क जो है ये किस तरफ को जा रहा है। देखिए, एफआईआर फर्स्ट। सलमान साहब, ये तो आपका एतकाद है या आप स्टॉन्ट सपोर्टर है इमरान खान की, आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है, जब कोर्ट बुलाएगी वो तो शवाहिद की रोशनी में कोई ना कोई फैसला करते हैं ना। क्या आपके पास कुछ शवाहिद हैं, कोई एविडेंस ऐसा है जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा? रेहान, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि पहला स्टेप तो है कि एफआईआर तो दर्ज होने दे। एफआईआर ही नहीं दर्ज हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब, आपके वक्त के लिए। फोकल पर्सन इमरान खान सलमान अहमद मौजूद थे। मैं बार बार हमने कोशिश की उनसे पूछे कि सब्सटेंशियल एविडेंस क्या है, आपकी हसास इदारे पर आप अटैक कर रहे हैं। उनका जवाब यही है क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं। तो इमरान खान अगर कह रहे हैं, क्या इमरान खान के पास कोई एविडेंस मौजूद है? ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ताहयात नाअहली के मामले से मुतालिक बात करेंगे। कोर्ट रिमार्क्स दे रहा है कि तो शायद ताहयात नाइंसाफ़ी है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इन दिनों एक बार फिर आइन के आर्टिकल 62-63 का जिक्र किया जा रहा है। सियासतदानों पर फिर एक बार नाअहली की तलवार लटकाते हुए ऐसी दरखास्तें अदालतों में मौजूद हैं। आइन के इस आर्टिकल में मजलिस शुरा यानी पार्लियामान के रुकन बनने की अहलियत दर्ज है, और अहलियत यह है कि वही मुसलमान शख्स रुकने पार्लियामान बन सकता है जो अच्छे किरदार का हामिल हो और शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी के लिए ना जाना जाता हो, इस्लामी तालीमात का मुनासिब इल्म रखता हो, लाजमी मजहबी फ़राइज़ पूरे करता हो और कबीरा गुनाहों में मुलव्विस ना हो, वो आकिल हो, फासिक ना हो और सादिक व अमीन हो। वज़ाहिर ये मिसाली शराइत हैं। कौन चाहेगा कि वो जैसे मंतखब कर रहा है वो कोई बुरे किरदार का फासिक व फाजिर हो, मगर क्या कोई सादिक और अमीन भी हो सकता है? ये दो वो सिफ़ात हैं और अलकाबात हैं जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए हैं, और तब से हैं जब ऐलान नबूवत भी ना हुआ था। अगर सादिक और अमीन होना इतना आसान होता तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले या बाद में किसी भी सादिक और अमीन का लक़ब मिलता। लिहाजा किसी आइनी शक में किसी आम इंसान से रास्तगोई, ईमानदारी, बुलंद किरदारी और खलीक होने की तवक्को तो हो सकती है, मगर सादिक और अमीन होने की तवक्को कैसे बांधी जा सकती है? आज भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के खिलाफ इन्हीं आर्टिकल्स की बुनियाद पर ताहयात नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन का आला पैमाना गैर मुंतखब हुक्मरानों के लिए मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने कहा कि बतौर जज मुंतखब नुमाइंदों पर बालादस्ती का दावा नहीं। सादिक और अमीन का आला पैमाना मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी ऑफिस होल्डर के लिए मौजूद नहीं है। ये पैमाना उन गैर मुंतखब लोगों के लिए भी नहीं जिनकी हुकूमत में इस मुल्क की आधी उम्र गुजरी। अदालत ने तफसीली फैसले में करार दिया कि 62(1)(f) के तहत नाअहली के असरात गहरे होते हैं। पार्लियामेंट नुमाइंदों की खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म बना सकती है। फवाद चौधरी और आसिफ जरदारी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सजा याफ्ता नहीं, दोनों अवामी नुमाइंदों की नाअहली मुतनाज़ हक़ाइक़ पर मांगी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि मुतनाज़ हक़ाइक़ का तयन करने के लिए तहकीकात की ज़रूरत होती है और तहकीकात के दौरान दोनों नुमाइंदों के सियासी मुखालिफिन फ़ायदा उठाएंगे। तहकीकात के बाद दोनों अहल भी करार पाए तो वो उनको हुए नुकसान का मदावा नहीं। अदालतों की ऐसी तहकीकात में पढ़ने से अवाम का मुंतखब नुमाइंदों पर एतबार कम होता है और अदालतों के इन मामलात में पढ़ने से आम साइलिन का वक्त भी ज़ाया होता है। फैसले में कहा गया कि ख्वाजा आसिफ को इसी अदालत ने नाअहल करार दिया था। 7 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर कर ली। इस दौरान ख्वाजा आसिफ के हल्के के अवाम नुमाइंदगी से महरूम रहे। यकीनन इस दौरान ख्वाजा आसिफ को सियासी नुकसान और बदनामी का सामना भी रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने करार दिया कि अवाम ही को इख्तियार होना चाहिए कि वो फैसला करें उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। अकेले अवाम ही तय कर सकते हैं कि कौन सादिक और अमीन है। नाअहली का फैसला देने में किसी भी गलती से नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है। आर्टिकल 62 और अब पाकिस्तान में इस पर बहुत बहस हो रही है। आला अदालतें इसे ड्रैकोनियन लॉ से तशबीह दे चुकी हैं और ऐसा भी है क्योंकि किसी भी मगरबी और मशरकी जमहूरियत के आइन में आर्टिकल 62 नहीं है, क्योंकि ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि आला ओहदों पर फाइज लोग कानून को अमानत समझते हुए कानून से बाला कोई काम नहीं करेंगे
और करेंगे तो खुद ब खुद कानूनी एहतसाब की जद में आ जाएंगे। लिहाजा वहाँ किसी का मुआवजा या सज़ा मिलना कोई गैर मामूली बात नहीं समझी जाती। किसी भी गैर संजीदा और मुनाफिक माशरे में इस्लाहात और उनकी रूह और उनकी तारीखी और मजहबी सियाक़ो सबाक़ के साथ कानून के नाम पर जो खिलवाड़ होता है वही पिछले कुछ बरसों में पाकिस्तान में भी हुआ है। ये जो कुछ हुआ, नाअहली के फैसले आए। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार आज एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उस तकरीब से खिताब करते उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि अदालतों से गलती हुई है और अदालती निज़ाम के अंदर कुछ नकाइस मौजूद हैं, लेकिन आज जो रिमार्क्स अतर मिनल्ला साहब की तरफ से दिए गए हैं यकीनन ये बड़े सेन वॉइस हैं और वो रिमार्क्स हैं जो यकीनन जिसके इम्प्लीकेशंस बड़े दूर रस होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।